हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, एग्जाम में अगर आप हिंदी को हल्के में ले रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको लगता है कि हमें हिंदी आती है तो उसको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप गलती कर रहे हो। क्योंकि एग्जामिनर, अगर आप पिछले कुछ एग्ज़ाम उठा के देखो तो वहाँ वो बेसिक चीज़ें पूछ रहा है हिंदी की। ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर एग्ज़ाम में हिंदी आपके लिए मुश्किल होने वाली है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको वो सारी चीज़ें दूँ जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में किसी भी तरह की परेशानी आपके सामने ना आए। क्योंकि हिंदी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसकी बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। तो यहाँ से देखो दोस्तों, डायरेक्टली आप इसको नहीं बता सकते कि तय वर्ग कौन सा है जब तक आपको वो पांचों के पांच वर्ग नहीं पता होंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, और उससे रिलेटेड किस के कौन कंठ से बोला जाता है, कौन तालु से बोला जाता है। ठीक है, तब तक डायरेक्टली आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदी की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो पवर्ग का मतलब क्या है? पै वाली पूरी लाइन, पै फै बै भै, ठीक है, पूरी की पूरी। तो वो कहाँ से बोले जाते हैं? तो वो बोले जाते हैं ओट्स से। ठीक है, यानी होठों से। उच्चारण स्थान जो है होठ है उनका। उसके बाद है चवर्ग। चवर्ग यानी च छ झ झ झ, ठीक है, ट ठ ड, वो पूरी लाइन। ठीक है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो है तालु। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे है श्रय, त्रय और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ये बेसिक सा क्वेश्चन लगता है दोस्तों, लेकिन कम से कम 3 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कौन से व्यंजन है तीनों? ये तीनों व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। आग कौन सा शब्द है? देखो दोस्तों, तत्सम यानी जो संस्कृत वाले शब्द हैं। ठीक है, और तद्भव हिंदी वाले शब्द हैं। ठीक है, और देशज अपनी सिंपल जो देसी भाषा हम यूज़ करते हैं, और विदेशी यानी बाहर की। तो ये 4 वर्ड हैं। तो पूछ रहे कि आग जो शब्द है कौन सा है? संस्कृत से रिलेटेड है, तद्भव यानी हिंदी से रिलेटेड है, या देसी भाषा का है, या विदेशी का है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है तद्भव। आगे देखते हैं। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी शब्द है तत्सम। तत्सम का मतलब संस्कृत से रिलेटेड शब्द। जो शब्द संस्कृत में वैसे की वैसे वो तत्सम, और जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वो तद्भव। टेबल कौन सा शब्द है? तो जो टेबल है वो शब्द है विदेशी, क्योंकि हमें पता है जो टेबल है वो इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, विदेशी यानी इंग्लिश है उनकी, बाहर की जो भाषा है। नाक कौन सा शब्द है? तो नाक शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वो होता है दोस्तों जिसके और ज़्यादा टुकड़े करने पे अर्थ खो देंगे। अब जैसे नाक है, नाक का अगर मैं यहाँ पे न प्लस ना प्लस क्या करूँ,
तो ना इसका कुछ मतलब है ना इसका कुछ मतलब है। ऐसे वाक्य है जिनके टुकड़े करने पर वो अपना अर्थ खो दें, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना रहे, ठीक है, कोई अर्थ ना रहे, वो रूढ़ बोलते हैं उनको। तो ना कह जो वो रूढ़ है। फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूल पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। उसके बाद है लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर शब्द है वह है योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका मतलब जो अर्थ कुछ और होता है, लिखे कुछ हो जाते हैं। अब जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर हम किसे बोलते हैं? गणेश को बोलते हैं, ठीक है। तो जिस शब्द का अर्थ कुछ और निकले, ठीक है, वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। यानी सी ऑप्शन उसका राइट आंसर है। सोना कौन सा ज्ञान है, संज्ञा है, सॉरी। तो सोना कौन सी संज्ञा है? तो ये द्रववाचक है, क्योंकि धातु से रिलेटेड है। मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं के अंदर कौन सा पुरुष है? तो मैं के अंदर उत्तम पुरुष है। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप के अंदर कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। आप, तुम, यह, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? निश्चयवाचक है। पुष्प कौन सा शब्द है? ठीक है, तो पुष्प शब्द किसके अंदर आएगा? वो आएगा तत्सम। तो इस संस्कृत का शब्द है पुष्प, फिर हिंदी में से फूल बोलते हैं हम। ख्याल कौन सा शब्द है? देशी है, विदेशी है या तद्भव है? तो ख्याल है विदेशी शब्द। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो तेंदुआ शब्द है विदेशी, सॉरी देशी शब्द है तेंदुआ। गोल विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है गोल? तो गोल है गुणवाचक विशेषण। कोई चीज गोल है यानी उसकी विशेषता है गोलाई उसकी, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है। कोई विशेषण है, तो कोई किस विशेषण के अंदर आएगा? तो कोई आएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। कोई की बात कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, यानी कोई तो है, मतलब किसी की बात कर रहा हो, यानी राम जा रहा है, श्याम जा रहा है, तो राम श्याम क्या हुआ? संज्ञा हुई, ठीक है। संज्ञा की जगह हम जो प्रयुक्त करते हैं वो सर्वनाम बोलते हैं। तो मान लीजिए वह जा रहा है, ठीक है, पहले हम बोला राम जा रहा है, ये संज्ञा का वर्ड हुआ, फिर सर्वनाम में लेके आए कि वह जा रहा है या वह कोई जा रहा है, तो कोई क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है सर्वनामिक विशेषण है। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तो यार सभी को पता ही होगा, वर्तमान काल है। नाक कौन सा लिंग है? तो नाक है स्त्रीलिंग। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। नवयुग कौन सा समास है? तो जो नवयुग है वो कर्मधारय समास है। तो अगर आपने समास पढ़े होंगे तो ये आपको आते होंगे कि नवयुग कौन सा समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन है अव्ययी भाव समास। जिसके आगे प्रति आ जाए समझ लेना अव्ययी भाव समास है। देशभक्ति कौन सा समास है? तो देशभक्ति में है तत्पुरुष समास। नीलकंठ कौन सा समास है? यानी नीला है कंठ जिसका, कौन? यानी शिव जी महाराज, तो इसका आएगा बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य कौन सा समास है? तो पाप पुण्य है द्वंद्व समास। आगे है दोपहर कौन सा समास है? दोपहर की बात हो रही है, ठीक है, काउंटिंग की बात है, तो काउंटिंग की जो बात है वो कौन सा समास है? द्विगु समास।
मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो ये कौन सा वाक्य है? यह निषेधवाचक। ठीक है, नहीं आया है तो निषेधवाचक। ओह यह पिट ही गया, तो यह कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, ये जो निशान है ओह के बाद, तो ये जो विस्मय अधिबोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये विस्मयवाचक वाक्य है। आगे है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो कौन सा वाक्य है? तो ये है संकेत वाक्य। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छा संदेहवाचक, विधिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो सफल होने की कामना कर रहा है, यानी उसकी इच्छा है, इच्छावाचक वाक्य। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? यानी रस से भरा हुआ, तो ये है कौन सा तत्पुरुष समास? कर्ण तत्पुरुष। आगे है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। को आया है तो को का मतलब क्या है? कर्ता ने कर्ण से कर्म को, तो कर्म को यानी कर्म तत्पुरुष। यथा संभव कौन सा समास है? तो यथा आगे आगे प्रति आए, यथा आए तो आए अव्ययीभाव समास। वाणी पाणी कौन सा समास है? तो वाणी पाणी जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। दुअन्नी कौन सा समास है? दो अन्नी। ठीक है, संख्या की बात हो रही है तो द्विगु समास है। पदबंध कितने प्रकार हैं? तो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3। आगे है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो कौन सा अशुद्ध शब्द है इनके अंदर? तो अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध भी बहुत बार आते हैं क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर। तो मंत्रिमंडल अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध शब्द है इसके अंदर? तो इसके अंदर साप्ताहिक अशुद्ध है। इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो इसके अंदर है नक्षत्र अशुद्ध है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा इसके अंदर जो आग का पर्यायवाची नहीं है? तो है विपथगा। बाकी को आग बोलते हैं, वायु सखा को भी, हुताशन को भी, विभावसु को भी। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, यातना। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है सर। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पावक, क्योंकि पावक आग को बोलते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। उसके बाद है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो शब्दों के जो भेद हैं वो 4 हैं। रचना की दृष्टि में शब्दों के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से 4, और अगर रचना की दृष्टि से बात करें फिर 3 है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के भेद हैं 5। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो इनके भेद हैं 8। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो वो है कुलीन। यथा समय समास कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था जिसके आगे यथा प्रत्यय आ जाए वो अव्ययीभाव समास है। प्रत्येक समास कौन सा है? तो प्रत्यय आया इसके अंदर भी, तो अव्ययीभाव समास। तिरंगा कौन सा समास है? तो तिरंगा जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। और यहाँ अगर ऑप्शन में द्वंद्व द्विगु होता तो द्विगु पे लगाते हैं।
कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो वो है सूर्या। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म से करण को, ठीक है, से किसकी है? अपादान की। पर में से अपादान। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो से है कर्ण। उसके बाद है माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में को किस प्रकार की विभक्ति है? तो को किसकी विभक्ति है? कर्म की। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आप सभी को पता होगा, अध्यापिका। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग है नायिका, यानी ऑप्शन सी। तो यहाँ पे दोस्तों जो मात्रा वो समझने वाली चीज़ है। कभी मात्रा बड़ी की, कभी छोटी की, इस तरह से वो कंफ्यूज करेगा, तो ये चीज़ समझने वाली है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो महाशय का स्त्रीलिंग है महास्या, यानी यह के पीछे सिर्फ आ का डंडा आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग है नेत्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो यह है दात्री। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप इंद्राणी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अणय नहीं लगाना, न लगाना है। नज का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है तालु, अणय। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। दोस्तों ऊ और पै, ठीक है, इसको याद रखना। उप से होठ याद रखना, ऊ के सारे वर्ड, ठीक है, और पै के पवर्ग, ऊ और पवर्ग यानी पै फै भै भै वो सारे और ऊ। तो उप याद रखना, होठ। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये है सम प्लस उत प्लस आय। आगे है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये है सूर्य प्लस उदय। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका है महा प्लस इंद्र। क्या आप जा रहे हैं वाक्य में कौन सा निपात है? तो ये है प्रश्न बोधक। मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? तो भी पे जोर दिया गया है, तो वो कौन सा है? तो वो निपात है बलदायक निपात। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा है? मत का निपात कौन सा है? झूठ मत बोलो। तो ये है निषेधवाचक, निषेध बोधक। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तो इसमें तक कौन सा निपात है? तो यह है बलदायक निपात। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? तो यह है बलदायक, क्योंकि इस वर्ड पे पूरा जोर दिया गया है। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो यह है विस्मयादि बोधक। निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो निपात होते हैं 9 प्रकार के। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? तो उर्वरा शब्द का वाक्यांश है उपजाऊ भूमि। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं व्याकरण ज्ञाता। गाल बजान का अर्थ क्या है?
तो उसका मतलब है ढींगे हाँकना। अगर मगर करने का क्या मतलब है? उसका मतलब है बहाने बनाना। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें शुद्ध शब्द है बी ऑप्शन। आगे है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका है सी। तो इसके भी उ की मात्रा और शय के भी उ की मात्रा फिर पै और ती। ठीक है। उसके बाद सही वर्तनी छाटिए। तो शुद्ध अशुद्ध है ये भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको आप दोबारा रिपीट करके पढ़ सकते हो। शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द है संपूर्ण यानी सी। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? जो दयानंद शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि यूज हुई है? तो है दीर्घ संधि, यानी ए प्लस ए बड़ा आ बन चुका है। ठीक है, दीर्घ संधि। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो कपीस में जो संधि है वो दीर्घ संधि है, इसमें भी ए प्लस ई। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो वो है स्वर संधि। सन्मति का सही संधि विच्छेद। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है सत प्लस मति। इत्यादि का सही संधि विच्छेद तो वो है इति प्लस आदि। कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है वृद्धि संधि का? गुरोपदेश। दीर्घ संधि प्रयुक्त युक्त पद कौन सा है? तो कौन से है इसमें दीर्घ संधि जिसके अंदर यूज हुई है? तो है दैत्यारी। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का जो उदाहरण है वो पवन है। और ये स्वर संधि के अंदर अयादि संधि है, पवन पावक, ठीक है, उसके अंदर आते हैं। पवन का संधि विच्छेद। तो पवन का जो संधि विच्छेद है वो पो प्लस अन, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। किस में व्यंजन संधि है? तो इनमें जो व्यंजन संधि है वो सत्कार के अंदर है। किस में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि है एतेव में। उत प्लस हार क्या बनेगा? ये बनेगा उद्धार। तो दोस्तों ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी के जो मैं आपके लिए लेके आया था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।